क्वेश्चन 16 में सर अब ये कह रहा है गवर्नमेंट इंटेंड टू नहीं, आपकी आवाज़ नहीं कट रही। A government intends to introduce a minimum price for rice, maximum price for heating oil, and a tax on chewing gum. सर मिनिमम प्राइस हम लगाते हैं प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा देने के लिए। मिनिमम प्राइस क्यों प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा देने के लिए लगाते हैं कि उनको जो कीमत मिल रही है हम कहते हैं नहीं ये कम है और ज़्यादा मिलनी चाहिए, या उनको एक्सप्लॉइट करके उनसे कम कीमत जो है वो ली जा रही है, या उनकी फार्मर्स हैं उनका मिसाल के तौर पे पीईएस जो है वो कम है तो उनको एक्सप्लॉइट ना कर रहे हो जो उनसे ख़रीद रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है राइस की मिनिमम प्राइस लगाई है ना, मिनिमम प्राइस फॉर राइस, तो इसका आंसर सी या डी में से कुछ है, ए या बी नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रोड्यूसर को फ़ायदा दे रहे हैं। एक बात। अच्छा, अब मैक्सिमम प्राइस किसके फ़ायदे के लिए लगाते हैं? वो कंज्यूमर्स के फ़ायदे के लिए लगाते हैं। कंज्यूमर्स के फ़ायदे के लिए क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि जो प्राइस मार्केट में चल रही है नहीं ये बहुत ज़्यादा है, इससे लोअर प्राइस पे एक मैक्सिमम प्राइस या प्राइस सीलिंग लगा देते हैं कि उससे महंगा कोई नहीं बेच सकता, तो ये कंज्यूमर्स आ जाएगा। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा 16 का। सॉरी, दोबारा। गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा ना, टैक्स रेवेन्यू आएगा ना। प्राइस उसकी जो है इनइलास्टिक डिमांड है, दूसरा कोई गुड ऐसी नहीं है कि जिस पे मिसाल के तौर पे चिंगम पे अगर टैक्स लग जाता है तो डिमांड उसकी इनइलास्टिक है, कोई ऐसी ख़ास वो लोगों की नेसेसिटी की गुड नहीं है तो उस पर टैक्स लगा दें, ठीक है। चस्के की गुड है ना, नेसेसिटी तो नहीं है चिंगम। अच्छा, आगे जनाब वाला आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पे। A South African government was concerned about the market influence of a large producer and was keen to take control of the company. अच्छा, अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी प्राइवेट नेशनलाइज कर देगी तो उसका क्या होगा? एन इंक्रीज इन द रोल ऑफ द मार्केट, नहीं। इंक्रीज इन पब्लिक ओनरशिप, यस। इंक्रीज इन पब्लिक ओनरशिप पब्लिक सेक्टर में आ जाएगी ना, पब्लिक ओनरशिप बढ़ जाएगी। सवाल में ये कह रहा है जनाब वाला कि एक कोई मार्केट में प्रोड्यूसर है किसी भी गुड का, ठीक है, और उसका मार्केट में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, कोई एक मार्केट प्लेयर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, चांसेस हैं कि वो कंज्यूमर्स को अब एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है? गवर्नमेंट का अब दिल ये चाह रहा है क्योंकि इस बंदे के चांसेस हैं कि लोगों को एक्सप्लॉइट करे तो हम इसका बिजनेस जो है वो नेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। वो उसकी इनटू गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही है, पब्लिक सेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन पब्लिक ओनरशिप होगी, ठीक ठीक। अच्छा जी, वर्ड डिस्क्राइब्स अ रिग्रेसिव टैक्स विदाउट लुकिंग ऑफ द ऑप्शन, विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन। रिग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जिसमें आपकी ज़्यादा इनकम पे कम टैक्स, कम इनकम पे ज़्यादा टैक्स, ठीक है जी। तो 18 का आसान से 18 का ये बी है, हाई इनकम अर्नर्स पे अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड टैक्सेस देन लोअर इनकम अर्नर्स, ठीक है। अच्छा, कंट्री का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स which combination of problem would be most likely to cause the country's government। अच्छा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो वो टैक्स क्यों कम करेंगे और इंटरेस्ट रेट्स भी कम करेंगे। अच्छा, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, ठीक है, डिमांड इन्फ्लेशन है,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम हैं। 19 दोबारा पढ़ते हैं एक सेकंड। Country has a fixed exchange rate. Which combination of problems most likely to cause country's government to reduce tax interest rate? बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से ये नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तो एक्सचेंज रेट चेंज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट अगर कम कर देंगे तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों हल होगा? वैसे हो तो सकता है, हो तो सकता है, हो तो सकता है, नहीं हो सकता। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट और टैक्स कम कर दें तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी, लेकिन करंट अकाउंट का डेफिसिट, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड वापस बढ़ जाएगी। इस वजह से ए नहीं हो सकता। ठीक है, ए इस वजह से नहीं होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो टैक्स कम करेंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड उल्टा और बढ़ जाएगी। तो ये जो इन्फ्लेशन है, टैक्स कम करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट जब कम करेंगे उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो ये वाला मसला जो है ये फर्दर ख़राब हो जाएगा। इस मसले की वजह से वो यह हल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डिमांड इन्फ्लेशन, तो जहाँ-जहाँ डिमांड इन्फ्लेशन आ गया उसकी वजह से ये टैक्स रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से टैक्स रिड्यूस करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये डिमांड इन्फ्लेशन वाला मसला और ज़्यादा हो जाएगा। तो ए और बी आपके एक्सक्लूड हो गए। अच्छा, टैक्स कम करने से और कंजम्पशन ज़्यादा करने से जनाबे वाला अनएम्प्लॉयमेंट तो आपकी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि बिज़नेसेस ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ेगी। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ेगी और जनाबे वाला आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला क्यों हल नहीं होगा? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी सिर्फ इंटरेस्ट रेट लो करने से या टैक्स रिड्यूस करने से जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो दिल चाहेगा, उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनका दिल चाहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, लेकिन जो बाहर ख़रीदने वाले हैं उनके लिए तो कीमत कम नहीं हुई ना। तो सिर्फ आपका जाए-नमाज़ें ज़्यादा बेचने का दिल चाह रहा है तो इसका लाज़मी ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरा भी जाए-नमाज़ें ज़्यादा ख़रीदने का दिल चाह रहा है। तो इस वजह से बैलेंस ऑफ, हाँ, इंपोर्ट्स और करेंगे। अब वो डिपेंड करता है ना। हाँ, 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 अब पैसे ज़्यादा आ गए तो वो पाकिस्तान के भी न्यूज़ीलैंड के केले खाएँगे, तो सी नहीं होगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ इन, हाँ जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है तो आप टैक्स कम कर दें, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगी। और इन्वेस्टमेंट जो कम हो रही थी, इंटरेस्ट रेट आप कम कर देंगे तो उससे इंसेंटिव आ जाएगा इन्वेस्ट करने का। डी इसका आंसर है। ठीक है जी। हाउ कैन अ चेंज इन कंजम्पशन दैट इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट बी इलस्ट्रेटेड ऑन एन एग्रीगेट डिमांड? कंजम्पशन बढ़ रही है, चेंज इन कंजम्पशन दैट, नहीं, कंजम्पशन चेंज हो रही है, कंजम्पशन चेंज हो रही है, कंजम्पशन चेंज हो रही है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज, कंजम्पशन का चेंज, उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कब बढ़ती है? अनएम्प्लॉयमेंट आपकी दो केसेस में बढ़ती है, या तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए या आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए। कैसे? दोनों में बता देता हूँ, ये देखें। जब आपका रियल जीडीपी कम होगा, रियल जीडीपी और यहाँ पे आपके प्राइस लेवल्स, यह आपकी आ गई एग्रीगेट सप्लाई
ये आपका आ गया एग्रीगेट डिमांड। तो अब जनाबे वाला अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी? एक तो केस ये हो सकता है कि आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, ठीक है? तो पहले ये रियल जीडीपी था, अब रियल जीडीपी जो है वो कम हो गया है, तो आप माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इतनी देर से आप बस मेरी शक्ल से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या बात, क्या ही खूबसूरत बात है। अब आ गई स्क्रीन? तो ये एग्रीगेट डिमांड, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो उस सूरत में आपका उस सूरत में जनाबे वाला आपका ये हो सकता है, रियल जीडीपी कम हो सकता है, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड कम होने की सूरत में। दूसरा आपका रियल जीडीपी कम होने का केस बन सकता है सर, जब एग्रीगेट डिमांड कम ना हो, रादर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए। तो एग्रीगेट सप्लाई जनाबे वाला जो आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये कम होके हो जाए AS1, ठीक है जी? तो इस केस में भी आपका रियल जीडीपी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये जो दो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि सप्लाई कर्व को इनवर्ड शिफ्ट होना होगा, या सप्लाई कर्व है ये सब डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी? तो आउटवर्ड शिफ्ट से अनएम्प्लॉयमेंट आपकी नहीं बढ़ेगी। सप्लाई कर्व अगर आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। तो ये ए और बी ऑप्शन जो है ये रूल आउट हो गए। अच्छा, सी और डी में से एक आंसर है, तो वही जो हमारा केस था एग्रीगेट डिमांड के कम होने का, उसको एक दफ़ा रीड्रॉ कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हुई थी ये। तो अब एग्रीगेट डिमांड जब कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एंड देयर इज अ शिफ्ट डाउन द सप्लाई कर्व। पहले सप्लाई कर्व में एक हायर पॉइंट पे था, अब सप्लाई कर्व में एक लोअर पॉइंट पे, ठीक है जी? तो मूवमेंट डाउन द सप्लाई कर्व, इस वजह से सी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता। समझ आ गया? समझ आ गया से मुराद ये होता है कि आइंदा भी समझ आएगी ये चीज़। अच्छा जी, आगे अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज नॉट एन आइटम इन कंट्रीज करंट अकाउंट, ठीक है जी? जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हैं ये आपका आइटम नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं। ये आपका ट्रेड इन गुड्स करंट अकाउंट में आता है। ट्रेड इन सर्विसेज, मनी रिसीव्ड फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, अगेंस्ट बैंकिंग सर्विसेज। प्रॉफिट सेंट बाय कंपनी, ये आपका इनकम होता है, ठीक है सर? तो ये ए बी और डी जो हैं ये आपके करंट अकाउंट में आएंगे, सी क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, इस वजह से सी आंसर है इसका। अ कंट्री डिसाइड्स टू रिमूव ऑल टैरिफ्स एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, what will be the final decision that the country has to make before free trade takes place? Final decision, deciding whether resources to allocate production of goods or services, deciding which resources to allocate, अच्छा, deciding which should be provided for international trade, setting an appropriate exchange rate। मेरे ख्याल से फाइनल तो इसका डी ही होगा, जो फाइनल काम करेंगे, बाकी चीज़ें तो वो पहले देख चुके होंगे, ठीक है? आपने पहली बात तो ये कि देखना है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्टेबल गुड्स हैं कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ये आउटपुट बनाएंगी। फिर जनाब वाला आपने ये देखना है कि विच गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? पहले में आप ये देखेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज हैं भी या नहीं उस चीज़ के। फिर आप ये देखेंगे कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, और जब सारी चीज़ें सारी हो जाएंगी तो अब आप देखेंगे कि एक्सचेंज रेट आप किस तरह अपना सेट करें, या व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम एक्सचेंज रेट विच वुड बेनिफिट यू इन दी इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक दफ़ा आपकी गुड्स डिसाइड हो जाएं, आपके रिसोर्सेज डिसाइड हो जाएं कौन से एलोकेट होने,
तो उसके बाद फाइनल आप उसका एक्सचेंज रेट सेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अस्यूम टू बी कांस्टेंट व्हेन ड्राइंग एन एग्रीगेट डिमांड कर्व? ठीक है। 23 मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। फॉर अ गिवन मनी सप्लाई, आप ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि प्राइस लेवल्स चेंज होने से आपके आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनाब वाला हमारे पास है 24। डायग्राम शोज इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स एस डब्ल्यू वर्ल्ड सप्लाई और एस डब्ल्यू प्लस टैक्स आफ्टर टैरिफ हैज़ बीन इम्पोज्ड। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, डोमेस्टिक डिमांड विल फॉल फ्रॉम Q4 टू Q3। ये स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू है, हमने फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। इंपोर्ट्स विल चेंज फ्रॉम Q1 Q4 टू Q2 Q3, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। टैरिफ लगा रहे हैं ना? ठीक है। इंपोर्ट्स विल फॉल फ्रॉम Q4 टू Q3, पहले आपकी Q1 से Q4 तक ये इंपोर्ट्स हो रही थी, अब जो है वो आपकी Q2 से Q3 तक हो रही हैं। तो Q4 से Q3 का फॉल क्या मतलब है इसका? चलें इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं अभी, वैसे ट्रू ही लग रहा है। ठीक है। ठीक है, बाकी बाकी अगला ऑप्शन भी पढ़ लेना, एम्बिगोस है अभी, अभी एम्बिगोस है, तो अगला ऑप्शन भी पढ़ लें फिर फाइनल कहते हैं। सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विल इंक्रीज फ्रॉम Q1 टू Q2। डोमेस्टिक गुड्स की जो सप्लाई है वो पहले आपकी Q1 थी, अब आपकी Q2 हो जाएगी। सर ये ऑप्शन सी जो है दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपकी, मैं दोबारा ये मिटा के दिखा देता हूँ, पहले आपकी इंपोर्ट हो रही थी Q1 Q4 और अब आपकी इंपोर्ट हो रही हैं Q2 Q3। ये जो कह रहे हैं ना कि इंपोर्ट्स विल फॉल फ्रॉम Q4 टू Q3, इसके कहने का मतलब ये है कि पहले इंपोर्ट्स हो रही थी Q4 इतनी, ओ क्यू नहीं, पहले वो कह रहा है कि पहले इंपोर्ट्स हो रही थी OQ4 और अब इंपोर्ट्स हो रही हैं OQ3, ये कह रहा है, जबकि पहले इंपोर्ट्स आपकी OQ4 नहीं Q1 Q4 हो रही थी। पहले इंपोर्ट्स जो है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक हो रही थी, यहाँ से नहीं हो रही थी। फ़र्क समझ रहे हैं? तो इस वजह से स्टेटमेंट जो है, जबकि आखिरी स्टेटमेंट, अच्छा आप ये कहेंगे कि इसमें तो आपने ये बात पकड़ ली कि वो Q4 से Q3 वो कह रहा है, तो उसको आप गलत कह रहे हैं, आखिरी स्टेटमेंट में क्यों नहीं कह रहे? वहाँ भी तो ऐसे ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना। सर आखिरी स्टेटमेंट में वो जो वर्ड कह रहा है वो ठीक है, पहले जो आपकी सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गुड्स थी वो O से Q1 तक थी, इतनी डोमेस्टिक गुड्स आपकी सप्लाई हो रही थी, और अब जब टैरिफ लग जाएगा तो आपकी डोमेस्टिक गुड्स की सप्लाई जो है वो यहाँ तक आ जाएगी। तो ये आखिरी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ठीक है, तो इससे पिछली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि Q4 से Q3 पे नहीं आ रही, वो Q1 Q4 से Q2 Q3 पे आ रही हैं। ठीक है जी, सी इसका आंसर है। अच्छा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया, और डिफ्लेशन का मतलब है कीमतें गिर रही हैं। सर वो डिसइन्फ्लेशन होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलोइंग, डिसइन्फ्लेशन होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल्स गिर रहे हैं।
सर एक होता है इन्फ्लेशन, इस साल इन्फ्लेशन 8% है, अगले साल भी इन्फ्लेशन 8% है, तो इसका मतलब है इस साल कीमतें जो हैं वो 100 से 108 हो गई हैं, ठीक है? और अगले साल भी अगर इन्फ्लेशन 8% ही है तो इसका मतलब ये है कि अगले साल कीमतें जो हैं वो जनाबे वाला 116.64 हो गई हैं, 108 से 116.64 हो गई हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि पहले साल इन्फ्लेशन था 1% लेट्स से, तो आपकी कीमतें 100 से 101 हो गई थी और अगले साल दोबारा इन्फ्लेशन हुआ है, कीमतें बढ़ी हैं, कितने से बढ़ी हैं? लेट्स से 0.8% से बढ़ी हैं, ठीक है? तो 101 इंटू तो अगले साल जनाबे वाला आपकी कीमतें जो हैं वो 101.81 हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। डिसइन्फ्लेशन में आपकी कीमतें फिर भी बढ़ रही होती हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है। और डिफ्लेशन होता है कि पहले साल आपकी कीमतें जो हैं वो 8% से बढ़ रही थी, अगले साल आपकी कीमतें 6% से या जो भी 4%, 12% जो भी कम हुई हैं, नेगेटिव इन्फ्लेशन है, कीमतें कम हो रही हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है, कीमतें अब भी बढ़ रही हैं। पिछले महीने अगर इन्फ्लेशन 30% था और इस महीने इन्फ्लेशन 24% है, कीमतें अब भी बढ़ रही हैं, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, ठीक है? ये होता है डिसइन्फ्लेशन। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिर रहा होता है, ये सी जो है ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन है। तो उस डिफ्लेशन में प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो गिर रही होती हैं। अच्छा 26 में क्या कह रहा है? ब्रिटिश सिटीजन बाइज अ हाउस इन यूएस, ठीक है, और अमेरिकी को ये रेंट पे दे दिया, इसको इनकम मिलेगी। इनिशियल परचेज, ठीक है सर, ये जो परचेज है ये करंट अकाउंट में तो नहीं आएगी, इतनी तो सीधी सी बात है, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रेड आ रही होती है या ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इनकम और करंट ट्रांसफ़र जो गिफ्ट शिफ्ट मिले, क्योंकि वो चीज़ ख़रीद रहा है। तो जनाबे वाला अब सवाल ये है कि जो चीज़ ख़रीद रहा है ओवरसीज़ वो इसकी एक्सपोर्ट है? हाँ जी, जी बाहर भेज रहा है, इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट होगी। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो और वो और रेंट जो है वो इनकम है, इनकम जब आपकी करंट अकाउंट में आती है, करंट अकाउंट में इनफ्लो होगा, वो करंट अकाउंट एक्सपोर्ट हो जाएगा। वेरी गुड जी, बी आंसर आ जाएगा इसका। अंडर ए सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्हाट डिटरमिन्स फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ए करेंसी, ठीक है, ये तो सीधी है ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो करेंसी की वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? उसकी डिमांड और सप्लाई से होगी। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपका 3 तरह से होता है। एक आपका एक्सचेंज रेट होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि जनाबे वाला जो भी डिमांड सप्लाई से एक्सचेंज रेट सेट हो जाएगा वो एक्सचेंज रेट होगा। तो ये आपकी आ गई सप्लाई, ये आपकी आ गई डिमांड, तो ये आपका एक्सचेंज रेट आ गया। अगर डिमांड कम हो जाएगी करेंसी की तो आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह सप्लाई कम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाएगा। सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। डिमांड सप्लाई की मूवमेंट से करेंसी की डिमांड सप्लाई, किसकी डिमांड सप्लाई? करेंसी की। और करेंसी की डिमांड सप्लाई क्यों होती है? एक्सपोर्ट आपने करनी हो उसके लिए, इंपोर्ट करनी हो उसके लिए, आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी हो उसके लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए करेंसी की डिमांड सप्लाई, स्पेकुलेशन के लिए। तो ये आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है कि गवर्नमेंट कह दे कि बस मैंने कह दिया ये एक्सचेंज रेट है तो ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। और जनाबे वाला मैनेज्ड फ्लोट तीसरा तरीका होता है। मैनेज्ड फ्लोट में कहते हैं कि डिमांड सप्लाई से चलो आप कर लो एक्सचेंज रेट जो भी ज़्यादा कम होता है, लेकिन इस रेंज से ऊपर नहीं जाने देंगे हम, और इस
लोअर प्राइस से नीचे नहीं आने देंगे, इसके दरमियान में जितना भी डिमांड सप्लाई से मूव करता है करता रहे। ठीक है। A country with a balance of trade deficit। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है जनाबे वाला, कि इनकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे तो उसकी वजह से उनका डेफिसिट क्यों कम होगा? ट्रेड डेफिसिट क्यों कम होगा? इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, रेजेस इंटरेस्ट रेट। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपकी डिमांड कम होगी और आपकी इंपोर्ट्स की भी डिमांड कम होगी। इसको एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी कहते हैं, कि लोगों की जो एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी है उसको ही कम कर दें तो वो खर्च भी कम करेंगे। खर्च कम करेंगे तो इंपोर्ट्स कम करेंगे, इंपोर्ट्स कम करेंगे तो उससे डेफिसिट बेहतर हो जाएगा। डी आंसर है। अच्छा, इकोनॉमी करंटली पोजीशन पी बाय शोन ऑन द डायग्राम, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब आप ज़्यादा करेंगे ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ के आपकी यहाँ पे आ जाएगी, लेट्स से AD1 में, तो प्राइस लेवल्स जो हैं वो आपके P1 पे आ जाएंगे और आउटपुट जो है वो आपका Y1 पे आ जाएगा। तो आपका आउटपुट ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा आउटपुट बनाने के लिए ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन राइज कर जाएगा। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन, डायग्राम ADAS इकोनॉमी के लिए। अब आपके प्राइस लेवल्स जो हैं P1 से P2 पे क्यों आएंगे? क्योंकि आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है। अब नीचे जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनमें कौन सा फैक्टर जो है वुड कॉज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई? इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी थ्रू ट्रेनिंग। लोगों को नए स्किल्स सिखा दें, आज़ाद चाय वाला के इंस्टीट्यूट भेजें लोगों को हिशाम सरवर का बताएं, लोगों को वो जो गरीबों वाला बंदा है उसकी मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएं, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग करें लोगों की, नए स्किल्स सिखाएं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, तो वही लोग जो है ज़्यादा आउटपुट बना सकेंगे, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस लेवल्स कम हो जाएंगे एज शोन।